Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 29, and it is only for class 10 students. It has taken from the subject Social Science History. Chapter number 1, Nationalism in Europe. And in today's worksheet we will discuss about gradual development of nationalism in Europe. तो देखिए, आज जो हम जिन बातों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे उनमें जो सबसे पहली बात है, वो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, वो यही है कि किस तरह से यूरोप में ग्रेजुअल डेवलपमेंट नेशनलिज्म का हुआ धीरे धीरे, यानी ऐसे वो कौन सी घटनाएं थी, कौन से सीक्वेंस थे जिनके थ्रू ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट नेशनलिज्म का यूरोप के अंदर हुआ। तो जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। ये सबसे पहला इंसिडेंट था जिसने नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद जो 1804 में सिविल कोड आया, 1804 में, जिसको हम नेपोलियन का सिविल कोड भी कहते हैं। फिर वियना कॉन्फ्रेंस 1815, रेवोल्यूशन बाय लिबरल्स 1848 में, जो है कई बार एक्चुअली फ्रांस में बहुत बार कभी तो डेमोक्रेसी आई, कभी फिर मोनार्की आई, कभी फिर वही ऑटोक्रेसी या फिर डिक्टेटरशिप आई, लेकिन लास्ट में 1848 के बाद तो वहाँ पर जो है डेमोक्रेसी आ गई और वो रेवोल्यूशन लिबरल्स के द्वारा हुआ था। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1866 टू 1871, यूनिफिकेशन ऑफ इटली 1859 टू 1871। यानी ये जितने भी इंसिडेंट थे, इनके कारण धीरे धीरे पूरे यूरोप में नेशनलिज्म धीरे धीरे इंक्रीज होता गया, उसकी जो फीलिंग है लोगों के मन में बढ़ती चली गई। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। From the very beginning of the French Revolution, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity, that is nationalism, among us the French people. Later, Napoleon introduced revolutionary reforms in the administrative field, which is known as Civil Code of 1804, the Napoleon कोड। तो अभी तक हमने यही पढ़ा कि देखिए कि किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ ही जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने डिफरेंट मेजर्स को अपने प्रैक्टिस में वो लेकर आए, और एक जो सेंस ऑफ कलेक्टिविटी, जो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, वो धीरे धीरे लोगों में इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा क्रिएट होनी शुरू हो गई। और फिर धीरे धीरे उसके बाद जो नेपोलियन ने भी फिर अपना जो कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट किया, उसने बहुत सारे चेंजेस किए, जैसे कि रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में रिफॉर्म्स किए, उसको हम सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं या नेपोलियन कोड भी हम कहते हैं। फिर उसके बाद है कि फर्दर द आइडियाज़ ऑफ national unity, that is nationalism, in the early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism। और धीरे धीरे 19th सेंचुरी जब आने लगी पूरे यूरोप में, ये सारी चीज़ें नेशनलिज्म से जितनी भी जुड़ी चीज़ें हैं, यूनिटी है, नेशनल यूनिटी है, ये सारी की सारी फीलिंग्स और सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे पूरे यूरोप में जुड़नी शुरू हो गई, लोगों में फैलनी शुरू हो गई। Now we'll talk and understand about French Revolution and nationalism। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन ने नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसको और ज़्यादा लोगों में स्प्रेड किया। ऐसी कौन सी चीज़ें थीं जिसके कारण ऐसा हुआ? फर्स्ट इज़ रूल बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अब जो रूल था वो कॉन्स्टिट्यूशन रूल था, ना कि किसी मोनार्की का रूल था या फिर कोई किंग्स रूल था। सेकेंड इज़ आइडियाज़ लाइक इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी का जो आइडिया था कि सब लोग इक्वल होने चाहिए, सब लोग, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, सभी को अगर टैक्स पे करना है तो सभी को करना है। लिबर्टी मतलब जो है इंडिपेंडेंस होने चाहिए, सब लोग इंडिपेंडेंट होने चाहिए, कोई स्लेवरी सिस्टम ना हो, कुछ ना हो, सबको आज़ादी मिले। एंड फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि सब लोग आपस में भाईचारे के साथ रहें। तो ये जो आइडियाज़ थे, इसने जो फ्रेंच लोगों में
जो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की जो फीलिंग थी उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया। फिर था अ न्यू ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग। देखिए बहुत सारी चीज़ें हमारी कंट्री में भी ऐसे ही हुई थी कि एक्चुअली एक फ्लैग बनाने से, एक कंट्री का, एक नेशन का फ्लैग बनाने से लोगों के इमोशंस उसके साथ जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग होने लग जाती है। फिर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल असेंबली, जो कि पहले स्टेट्स जनरल था, जिसमें कि ज़्यादातर जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो किंग के ही रिप्रेजेंटेटिव थे। अभी वो नेशनल असेंबली बन गया जिसमें जो आम लोग थे, जनरल पीपल थे, उनका रिप्रेजेंटेशन था। फिर है यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। इससे पहले जो कोई सिस्टम नहीं था वेट एंड मेजर्स का, उसको यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट किया गया कि पूरी कंट्री में एक जैसा ही सिस्टम होना चाहिए वेट और मेजरमेंट के लिए। उसके बाद है लास्ट, फ्रेंच बिकम कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, और पूरी कंट्री की एक ही कॉमन लैंग्वेज बनाई गई और वो थी फ्रेंच। इससे भी लोगों में जुड़ने की भावना पैदा होती है, फ्रेटर्निटी की फीलिंग पैदा होती है, ताकि सब लोग अपने आप को एक ही कंट्री का हिस्सा समझें। उसके बाद अब हम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज़ 1804 सिविल कोड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आता ही आता है। तो व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ दिस सिविल कोड? लेट्स अंडरस्टैंड विद मी। फर्स्ट इज abolition of all privileges based on birth। तो abolition of all privileges based on birth का मतलब है कि जितने भी privileges इससे पहले लोगों को मिले हुए थे by birth, जो भी उन्हें rights मिले थे, उसको abolish कर दिया गया जब 1804 का civil code आया। Second is equality before law and secured the right to property। और अब जो है सबके लिए लॉ इक्वल हो गया, लॉ के सामने सब इक्वल हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई पुअर नहीं, कोई गरीब नहीं। और इसके अलावा सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। उससे पहले क्या था कि अपनी प्रॉपर्टी पर भी हमारा अधिकार नहीं था। क्योंकि जब किंग्स रूल था तो आपने भी देखा होगा कि प्रॉपर्टी केवल और केवल जो सिर्फ कुछ लोगों के पास ही थी। लेकिन अभी क्या हो गया, वो राइट टू प्रॉपर्टी भी जो है इसमें इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स वर सिंप्लीफाइड। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन थे, जो भी जिस तरह से भी पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल रहा था, उसको सिंप्लीफाइड बनाया गया ताकि डायरेक्ट लोगों से कांटेक्ट किया जाए और लोगों में भी किसी तरीके की कोई ये शंका ना रहे कि भाई कैसे काम करना है। मतलब मींस एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसको सिंप्लीफाइड बनाया गया। फिर इसके बाद है कि फ्यूडल सिस्टम वाज अबॉलिश। फ्यूडल सिस्टम क्या था कि पहले जैसे हम आजकल बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर वाला जो सिस्टम होता है, तो क्या था उस समय जितने भी ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते थे, जो हम कहते हैं कि ठेकेदार होते थे, वो क्या करते थे, वो जो किंग होता था उसको वो उससे वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते थे और जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट करना है किसी एक विलेज का या किसी पूरे एरिया का, वो उनका काम होता था कि उनसे टैक्स को कलेक्ट करना, चाहे जैसे मर्जी, बाय हुक और बाय क्रुक, और वो उसमें से कुछ पोर्शन जो है किंग को दे देना और बाकी का सारा पोर्शन अपने पास रखना। तो इस सिस्टम को भी अबॉलिश किया गया। इसे हिंदी में हम बोलते हैं जैसे सामंती व्यवस्था। फिर उसके बाद है कि पेजेंट्स वर फ्रीड फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। बहुत सारे जो है ड्यूज उनके ऊपर, पेजेंट्स के ऊपर लगाए जाते थे, बहुत ज़्यादा टैक्सेस उनको पे करना पड़ता था। जो भी पेजेंट्स होते थे उनको इस चीज़ से अब फ्री किया गया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड इन टाउन्स। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस मीन्स क्या होता था कि सिटीज़ में बहुत सारे जो आर्टिसंस होते थे, बहुत सारे बिजनेसमैन होते थे, वो अपना एक ग्रुप क्रिएट कर लेते थे और किसी आर्टिसन को या फिर बिजनेसमैन को वो अंदर एंटर नहीं करने देते थे उस बिजनेस में। तो इन सब चीज़ों को, इन सब रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया टाउन्स में। फिर नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस अबाउट लिबरल नेशनलिज्म, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल व्यूज़। किस तरह से धीरे धीरे यूरोप में ये लिबरलाइजेशन और लिबरल नेशनलिज्म धीरे धीरे स्प्रेड होता चला गया। क्या था ये लिबरल नेशनलिज्म? बहुत सारी बातें उसमें जुड़ी हुई हैं कि किस तरह से ये जो लिबरलाइज्ड लोग थे, जो लिबरलिज्म वाले लोग थे, वो क्या क्या सोचते थे, कैसा कैसा होना चाहिए, और ऐसा हुआ भी। क्योंकि इससे पहले जो भी सिस्टम चल रहा था वो
वो ऑर्थोडॉक्स लोगों के द्वारा चल रहा था, जो कि पुरानी सोच रखते थे। वो यही सोचते थे कि भाई ये जो मोनार्की सिस्टम है यही बेस्ट है और इसके अलावा और कुछ बेस्ट नहीं है। तो ये जो जब लिबरल लोग आए, इन्होंने अपने अपने ओपिनियन लोगों तक पहुंचाए, तो धीरे धीरे वो चेंजेस भी सोसाइटी में आने लगे। किस तरह से पॉलिटिकल व्यूज़ थे, किस तरह से इकोनॉमिकल व्यूज़ थे, ये सब अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, दैट इज़ एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। यही बात कि अब जो ऑटोक्रेसी का एंड धीरे धीरे होने लग गया था और गवर्नमेंट भी ऐसी जो कंसेंट के साथ चलेगी। उसके बाद रूल बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो भी रूल होगा, जो भी रूल करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पर करेगा, अपनी मर्जी से नहीं करेगा। थर्ड वन इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट होगी वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। दैट मीन्स लोग जो हैं उनको इलेक्ट करेंगे और फिर जो है वो मतलब कि गवर्नमेंट कैसी होगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। इसके बाद है एंड ऑफ प्रिविलेजेस, जो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि किस तरह से लिबरल लोग यही सोचते थे कि जितने भी प्रिविलेजेस हैं उनका एंड होना चाहिए। ये भी लिबरल नेशनलिज्म को बहुत बढ़ावा देता है, तभी सब लोग इक्वल होंगे। ये जो इक्वालिटी की जो फीलिंग आई है वो इसी से ही आई है। फिर इक्वल बिफोर लॉ, सभी लोग लॉ के सामने इक्वल होंगी, चाहे वो कोई बहुत हायर पोस्ट का कोई पर्सन हो, चाहे वो जो है कोई आम व्यक्ति हो। फिर है द राइट टू वोट, सफरेज बट नॉट फॉर एवरीवन, यानी ये लोग राइट की बात तो इन्होंने की, वोट की बात तो की, वोटिंग राइट की बात तो की, लेकिन वो सभी के लिए नहीं। उसके अलावा फिर फ्री मार्केट का मतलब है कि जितने भी वो मतलब पहले जो रिस्ट्रिक्शंस होते थे कि ये कोई बिज़नेस करेगा या नहीं करेगा, उसको जैसे अभी हमने ऊपर ये भी पढ़ा था कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे, तो उस सब चीज़ों से फ्री मार्केट की गई। और लास्ट वन इज़ एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज टैक्सेस, और जितने भी स्टेट इम्पोज टैक्सेस थे उनको अबॉलिश किया गया, उन्हें ख़त्म किया गया। इस तरह से लिबरल नेशनलिज्म पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रिस्पेक्ट में इस तरीके से लिबरल नेशनलिज्म को धीरे धीरे पूरे यूरोप में बढ़ावा मिला। Now we'll discuss the question answers. Question number 1 is explain the features of the civil code of 1804, और ये तो हमने अभी अभी डिस्कस भी किया है। These are the points and these are the features of civil code of 1804, और मैंने यहाँ पर केवल पॉइंट्स लिखे हैं, इन्हें आप एक्सप्लेनेशन अपने आप से करेंगे। एक या दो लाइन हर पॉइंट के लिए आप लिख सकते हैं, और वो भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखिएगा। जो ऊपर अभी अभी हमने डिस्कशन किया है आप उसमें से भी उसको लिख सकते हैं। फर्स्ट इज एबॉलिशन ऑफ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, सेकंड इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स वाज सिंप्लीफाइड, fourth is feudal system was abolished, fifth is peasants were freed from serfdom and manorial dues, and the last is guild restriction were removed in towns. The second question is how did the French Revolution strengthen the idea of nationalism? फिर उसके बाद जो है इसमें भी मैंने पॉइंट्स ही लिखे हैं। फर्स्ट इज रूल बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड इज आइडियाज लाइक इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, third is new tricolor French flag, fourth is establishment of National Assembly, uniform system of weight and measures, and French become the common language of the nation. ये कुछ चीज़ें थी जिनसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को स्ट्रेंथ किया। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज मेंशन द फीचर्स ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने क्या पढ़ा था, जैसे गवर्नमेंट बाय कंसेंट, दैट इज एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, रूल बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और एंड ऑफ privileges, equality before law, the right to vote but not for everyone, free market and abolition of state imposed taxes। देखिए अगर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आप केवल ये पॉइंट्स भी लिख देते हैं तब भी आपको 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे। लेकिन अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको हर पॉइंट को 1 या 2 लाइन में एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, और वो आप अपने सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप उसको जो भी आप पॉइंट लिख रहे हैं आप उसको सही से एक्सप्लेन कर दें, टीचर की समझ में आ जाए, ये बहुत होता है।
एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इम्प्रेस यू द मोस्ट एंड वाई। ये थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का कौन सा आइडिया आपको इम्प्रेस करता है और क्यों। तो देखिए, मैंने तो यहाँ पे सजेशन लिखी है, आपने भी बहुत सारे पॉइंट पढ़े हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, जो उसमें बहुत सारी ऐसी थिंग्स थी, ऐसे आइडियाज़ भी थे, हो सकता है जिन्होंने आपको इम्प्रेस किया हो। मेरे को जो जिन्होंने अब इम्प्रेस किया वो है एंड ऑफ मोनार्की। सबसे पहले हम कभी भी मोनार्की चाहते ही नहीं है, हम नहीं चाहते कि किसी एक व्यक्ति का ही रूल हो, वन पर्सन रूल या डिक्टेटरशिप हो, वो कभी भी सही होता ही नहीं है। सेकेंड इज कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड गवर्नेंस। ये बिल्कुल सही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और उस कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लोगों की फीलिंग्स, सभी लोगों की जो भी ड्रीम्स हैं, जो ओपिनियन है, वो उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बेस पर ही गवर्नेंस चलनी चाहिए। एंड द थर्ड इज द आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और ये जो फ्रीडम का आइडिया है कि सब लोग फ्री होके रहें, इक्वालिटी सब लोग इक्वल होके रहें, और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि हम लोग एक कलेक्टिव नेशनलिज्म का जो आइडिया है, जो कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग है, वो हम सब में होनी चाहिए। और यही फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया, इन आइडियाज़ को स्प्रेड किया। तो यही आइडियाज़ जो हैं वो मुझे तो इम्प्रेस करते हैं। आपको कौन से आइडियाज़ इम्प्रेस करते हैं ये आप अपने आप भी लिख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए और ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू।